गया है, एक नई ऊर्जा आ गई है कांग्रेस में। एग्जैक्टली सर, एक तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से, Yes, yes. और दूसरा अभी उन्होंने साबित करके दिखा दिया साहब, 28 साल से जो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी कस्बा पेट की, एग्जैक्टली, वो कांग्रेस के पास चली गई। मतलब ये तो it'll boost their confidence a big way. सर ये तो करिश्मा हो गया। लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस इज अ प्रेस्टीज सीट। और सर, if you see the last few by elections, the teachers constituency, this all, when Sharad Pawar ji says winds of change, probably he talks about the teachers constituency, and after that this particular Kasba Peth, he Yes. believes that the winds of change. But And- at least in Maharashtra, the BJP will have to be work and even realign its. and प्रदीप जी, इवन इन चिंचवड़ में भी अगर थोड़ा बहुत जरा दूरदर्शिता से अगर काम ले लेते तो हो सकता है वहां भी जीत सकते थे। Exactly. इस वक्त हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र राजहंस जी। राजहंस जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए, नेशन नाउ में आए। मैं आरकेवी और एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू। आपको मुबारकबाद। यस सर। आपको राजू जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शो में बुलाया, थैंक यू वेरी मच। सुरेश चंद्र राजहंस जी, आपको मुबारकबाद। आप Yes, कस्बा yes. पेट जीत गए। कस्बा पेट में 28 साल पुरानी, बाप रे बाप, 28 साल पुरानी बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो पहले कांग्रेस के पास हुआ करती थी, लेकिन 28 साल से बीजेपी के पास है। वहां पर आप लोग जीत गए। कई जगह पर अपेक्षा यह थी कि हो सकता है कि चिंचवड़ में भी चमत्कार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि साथ में जो आपके राहुल कलाटे साहब थे वो 40,000 वोट ले गए। तो उनसे क्या बातचीत नहीं हो पाई, क्या हुआ? मतलब मैं मानता हूं वहां पे एनसीपी थी, आप लोग नहीं थे, लेकिन सपोर्ट तो था आपका। जी। राजन जी बताएं। सबसे पहले कस्बा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर साहब जी ने जो शानदार जीत हासिल की है, उसके लिए हम महाविकास आघाड़ी का गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। जी और आपने देखा होगा, कस्बा ये बीजेपी का गढ़ था, जी था। और वहां पे कांग्रेस ने एक अच्छी समन्वय के साथ वहां पे एक शानदार जीत हासिल की है। जी और आपने पिछले जो उपचुनाव देखे होंगे या शिक्षक मतदार संघ का भी जो चुनाव हुआ, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का है हेडक्वार्टर है नागपुर में और कस्बा ये उनके गढ़ है, जहां पे उनको हमने शानदार जीत हासिल की। इससे हेलो, हाँ, जी, बोलिए जी, बोलिए बोलिए राजन जी। बोलिए, आपकी आवाज आ रही मेरी है? आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। और इससे ये साबित होता है जी कि भारतीय जनता पार्टी का वापसी का दौर शुरू हो चुका है। और जहां तक आपने कहा कि पिंपरी चिंचवड़ में अगर हमारा महाविकास आघाड़ी का, अगर हमारे जो बागी प्रत्याशी थे और महाविकास आघाड़ी एनसीपी के कैंडिडेट, उन दोनों का वोट एक साथ किया जाएगा तो वहां पे भी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कम से कम 20,000 वोटों से जीतता था। जी लेकिन इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जाति, धर्म और नफरत की राजनीति को लेकर लोगों को भड़काने का जो उनका एक टेक्निक है, उस टेक्निक को लोगों ने ठुकरा दिया है। लोग विकास चाहते हैं, लोग अपने जो जिंदगी के रिलेटेड जो इश्यूज है, उस इश्यूज के ऊपर काम करने वाले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना से लेकर जो गठबंधन है उसको साथ में लेके चलना चाहते हैं। जी प्रदीप जी। राजन जी, शरद पवार जी ने आज एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है, बोले कि द विंड्स ऑफ चेंज, जो वातावरण अनुकूल है कि मोदी जी को दिल्ली में और देव फडणवीस और एकनाथ शिंदे देव फडणवीस सरकार को महाराष्ट्र में हम परास्त करेंगे। पूरे विंड्स ऑफ चेंज है, डायरेक्शन है, हवा का जो बदलाव है, बदलाव के लिए हवा। तो हाउ डू यू सी इट? शरद पवार जी एक बहुत मास्टर पॉलिटिशियन है। शरद पवार साहब को कहना कि अब बदलाव का वक्त आ गया, ये हवा जो चल रहा है पूरे बदलाव का है, अब बदलाव, तो इस चीज को एक के बाद एक जीत रहे, यू आर विनिंग, बट बीजेपी सेज दैट सिर्फ कस्बा पे जीतने से क्या चेंज आ गया? कैसे आप कर सकते हो? एमवीए एक सब, हाँ आप सर जी एक बात ध्यान से देखिए, कोल्हापुर में जो पोस्ट बाई इलेक्शन हुए, हाँ। देगलूर बिलोली में जो बाई इलेक्शन हुए, बिल्कुल, और अभी के जो शिक्षक मतदार संघ में जो इलेक्शन हुए, सारे इलेक्शन जो है महाविकास आघाड़ी गठबंधन
बहुत भारी वोटों से और शानदार तरीके से जीत चुकी है। और ये मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की वापसी का दौर शुरू हो चुका है। जी। लोगों को आप विकास के मुद्दे को लेकर इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग धर्म, जाति और जो जुमले होते हैं, वो जुमले को लेकर अभी इनके जुमले लोग समझ चुके हैं। लोग विकास चाहते हैं और महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, लोगों के हित के लिए काम करने वाला गठबंधन है और लोग महाविकास आघाड़ी के साथ एकदम भक्कम तरीके से खड़े हुए हैं। लेकिन सुरेश चंद्र राजहंस जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, नेता जिससे भी बात की जाए, वो कहते हैं कि हमारा ध्यान तो सिर्फ विकास पर ही केंद्रित है, और वो उंगली दिखाते हैं किस पे? मेट्रो पे। देखिए साहब, मेट्रो बन रही है, अंडरग्राउंड टनल्स बन रही हैं, और अपना गोरेगांव मुलुंड जो है उसका वो अंडरग्राउंड कनेक्टर बन रहा है, कोस्टल रोड बन रही है, उसके अलावा ट्रांस हार्बर लाइन बन रही है, उसके अलावा वो क्या है, वो बुलेट ट्रेन, और ये जो मुंबई टू नागपुर अलग, मुंबई टू दिल्ली अलग, और दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू दिल्ली 10 घंटे के अंदर अंदर, 10 या 12 घंटे के अंदर अंदर। वो कहते हैं कि ये देखिए, ये भी विकास है, सबसे बड़ा विकास तो ये है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं? आप जिन विकास की बात कर रहे हैं जी, सुन रहे हैं, आप सुना जिस विकास की बात कर रहे हैं, जी। ये आपने जो भी अभी जो योजनाएं चल रही है, जी। ये सारी योजनाएं महाविकास आघाड़ी सरकार और कांग्रेस एनसीपी के कार्यकाल में की गई। जिस मेट्रो की आप बात कर रहे हैं, वो मेट्रो का जो निर्माण है या मेट्रो की जो संकल्पना है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार की है। और ये सरकार तो अभी आई है, और जिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो नींव रखी थी, विकास की जो नींव रखी थी, विकास के जो फाउंडेशन रखे थे, जो काम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, ये अनैतिक पद्धति से ये सरकार सत्ता में आई, और वो केवल उद्घाटन करने का या हमने जो बनाया था उसके ऊपर ही आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी के उनके नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, जी, उस इलेक्शन में इस देश के मुंबई में रहने वाले और महाराष्ट्र में रहने वाले युवाओं को साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। जी। आज मुंबई का और महाराष्ट्र का ये युवा मोदी जी और यहाँ के चंद्रशेखर बावनकुळे, देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार से पूछता है कि भाई साहब, आप हमें जवाब दो, हमारा रोजगार कहाँ गया? यहाँ का झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब इंसान पूछता है कि मोदी जी, आपने 15 लाख रुपए देने की बात की है, हमारे 15 लाख कहाँ गए? समझ रहे हैं? तो लोग इनके जुमले से अभी बाज है, और आने वाली ये महानगर पालिका का जो चुनाव है और महाराष्ट्र के जो होने वाले इलेक्शन है जी, इनको ये उनके रास्ते पे, उनके ठिकाने जरूर पहुंचाएगी। लेकिन अब राजन जी ये बताएं कि बीएमसी का चुनाव होने कब वाला है? क्योंकि यहां तो आसार दिख नहीं रहे हैं कि मतलब 1 साल से ऊपर हो गया है, और नवी मुंबई का इलेक्शन तो तकरीबन 4 साल से नहीं हुआ है। तो देखो, ये लोग ना कितना दिन भाग सकते हैं, भागने दो उनको। जी, वो इलेक्शन को उनको मालूम है। आप भी आज के तारीख में इलेक्शन होते हैं तो उनकी हार निश्चित है। जी, आज महाविकास आघाड़ी का जो माहौल बना हुआ है, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं में और जनता में एक जो आत्मविश्वास निर्माण हुआ है, वो आत्मविश्वास महाविकास आघाड़ी को इस महाराष्ट्र में फिर से नंबर 1 बनाने के लिए मदद करेगा। और ये लोग उसी कारण डर रहे हैं। वो जितना खींच सकते हैं उतना खींचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र के जो भी इलेक्शंस होंगे, उस इलेक्शन में ये कभी भी अगले महीने, उसके अगले महीने कभी भी इलेक्शन करते हैं तो उसमें केवल महाविकास गठबंधन की ही जीत होगी। राजन जी, जिस प्रकार से देखते हो, अभी मुझे लगता है कि बीएमसी, हमको लगता है कि बीएमसी इलेक्शन कभी टिके, बिकॉज बीजेपी ने अभी आशीर्वाद यात्रा, एकनाथ शिंदे जी गुट के साथ, शिवसेना के साथ आशीर्वाद यात्रा मुंबई में शुरू कर दिया है। वहां ओवैसी जी के लोग बैठे हैं धरने पे कि आपने औरंगाबाद को संभाजी नगर कैसे बना दिया है। तो आपके भी कांग्रेस के स्पोक्समैन पहले भी आए थे, तो क्या आम ओवैसी गुट से कांग्रेस का कोई समझौता होगा? बिकॉज मुस्लिम वोट एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है कांग्रेस के लिए और एनसीपी के लिए। अगर ये मुस्लिम वोट सेपरेट होके एआईएम ओवैसी गुट सेपरेट करता है तो इट इज अ लॉस फॉर महाविकास आघाड़ी।
तो क्या आप उनको साथ में रखेंगे, AIMIM ओवैसी गुट को साथ में रखेंगे? बिकॉज मुसलमान वोट का बटना जिस प्रकार से लोग आंदोलन पे बैठे, औरंगाबाद का रीनेमिंग बोले गलत हो गया, औरंगजेब के फोटो लेके धरने पे बैठे हैं, तो क्या ये डिविजन पॉलिटिक्स नहीं है? और क्या कांग्रेस को इधर लॉस होने वाला है इसमें? सबसे पहले आपने कहा कि आज ये आशीर्वाद यात्रा की आप बात कर रहे हैं, यस यस यस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले ही कांग्रेस ने माजी कांग्रेस के माध्यम से मुंबई में महानगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी कर चुकी है। ओके। 100 दिन में 100 वार्ड, इस तरह का एक हमारा कैंपेन था। उसके माध्यम से हम लोग वार्ड में घर घर जाके लोगों के जो सवाल है उन सवालों को लेकर जानने की कोशिश की, और उन सवालों को लेकर वार्ड में, ब्लॉक में, तहसील ऑफिस में, BMC कार्यालय में हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करके इस सारे सवालों को सुलझाने का काम कर रहे हैं। और आज के तारीख में जो माहौल बना है वो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात आपने कहा कि आप MIM को या ये ओवैसी को साथ में लेंगे का, देखो ये हमारी महागठबंधन की हमारी ये जो महागठबंधन है, और इसके ऊपर अगर ओवैसी को साथ में लेना है नहीं लेना है वो हमारे हाईकमान का निर्णय होगा। लेकिन मैं आपको ये आश्वासित करता हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जो ताकत है वो दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज, ये सारे लोग आज तक कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हीं लोगों के ताकत पे, इन्हीं लोगों के समर्थन पे कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया। राजन सिंह, कांग्रेस बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा, जैसे आज अदानी अंबानी के लिए काम करने वाली केंद्र में बैठी है मोदी सरकार है, या महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार जो है, वो और गरीब लोगों के लिए काम करने के बजाय यहाँ के भांडवलदारों के लिए, बिल्डरों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा वो नहीं है। कांग्रेस का जो लक्ष्य है कि समाज के निचले स्तर पर जो गरीब इंसान है, जो गरजू इंसान है, जो नीडी पर्सन है, उसके जो सवाल है उसको सुलझाना है, उस आदमी को समाज के मुख्य प्रभाव में लाना है। और इसके लिए कांग्रेस ने हमेशा से लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया है। राहुल गांधी जी का यात्रा बहुत जबरदस्त था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा एक जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किए, पूरे कांग्रेस को यूनाइट कर दिए, पूरे कांग्रेस के रैंक एंड फाइल में एनर्जी, ऊर्जा डेवलप हो गए। अब राहुल गांधी जी और एक यात्रा निकलने वाले, शायद ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आपका था ही। Already we have started that. यस यस यस। और बीच में कैम्ब्रिज में जो बीजेपी का आरोप है, आलोचना है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे कैसे कहा कि संविधान खतरे में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो थ्रेट में है, जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है, राइट विंग एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं आपको ये संविधान खतरे में है स्टेटमेंट को लेकर आपको बताना चाहता हूं सर। हाँ बोलिए। कि संसद भवन के कुछ दूरी पर भारतीय संविधान को जलाने का काम किया जाता है। हाथरस में एक दलित बेटी के ऊपर बलात्कार किया जाता है, उसका खून किया जाता है, रात के अंधेरे में उसका बॉडी जलाया जाता है। और इतना ही नहीं कि उस बेटी के माँ बाप को उसके अंतिम संस्कार करने का भाग्य तक नसीब नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आज ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये हुकुमशाही और दड़पशाही को मानने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, आपने देखा होगा, किसान यहाँ का किसान विरोधी बिल के खिलाफ आंदोलन करता है, और ये उन्हें उनके ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी हत्याएं करता है। इससे आपको क्या लगता है, ये देश में सचमुच में संविधान का राज है? बिल्कुल नहीं। इस देश में संविधान का राज नहीं है, इस देश में गुंडा राज है। इस देश में संविधान के खिलाफ काम करने का काम हो रहा है, और इसके कारण हम बार बार कहते हैं, अगर इस देश का संविधान बचाना है, इस देश के लोकशाही को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को संविधान भी दिया, इस देश के संविधान का संवर्धन भी किया, रक्षा भी की, और आगे जाके इस संविधान को बचाने का भी काम करती। लेकिन यहाँ पर ये बताएं सुरेश चंद्र राजहंस जी, ये तो आपने खैर बात कही, चलिए हाथरस में हुआ, बाकी जगह हुआ, वो तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी निर्भया कांड हुआ, ऐसी कोई बात तो नहीं है। और उसके अलावा ना जाने और भी कितने कांड हुए, ऐसे तो बहुत हुए हैं। अगर हम लोग गिनती करेंगे कांग्रेस के राज में कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी तो
मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं जो सवाल प्रदीप जी ने पूछा, बहुत अहम सवाल है सर, बहुत ज्यादा अहम सवाल है। क्या सवाल है? AIMIM को लेकर के आज की तारीख में जो ओवैसी साहब के समर्थक आज की तारीख में बादशाह औरंगजेब की तस्वीर लेकर के बैठे हैं और कह रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर नहीं होना चाहिए, और अगर आपने कर दिया है तो वापस औरंगाबाद करिए। इसमें कांग्रेस का क्या रवैया है? आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी की लाइन क्या है सर? देखो, मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूं कि आज लोग विकास चाहते हैं। लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके ऊपर काम करने वाले लोगों के साथ लोग रहते हैं। और आज लोगों को पड़ी नहीं है कि आप किसी दलित बस्ती के नाम बदलते हो, किसी शहर का नाम बदलते हो, इससे लोगों को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जिनको राजनीति करना है वो इसके ऊपर राजनीति करते हैं, जी समझ रहे हो? लेकिन हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम तो लोग की ये समस्या है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम काम करते हैं। जी तो राजन जी, एमआईएम को साथ में लेने की मैंने इससे पहले भी आपको कहा है। जी जी एमआईएम को साथ में लेना ये हमारे हाईकमान का निर्णय होगा। हम Correct. तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लिए जी। काम करने वाले लोग हैं। हाईकमान अगर हमें आदेश देती है, हाईकमान की ओर से इस तरह का आदेश आता है तो हम उसको मतलब हमारा आदेश मानकर हम उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन राजन जी, एक सवाल आपसे, इसके पहले कि प्रदीप जी अपना सवाल पूछे हैं, ये क्योंकि आपने कहा कि आप जो हैं वो लोगों का काम कर रहे हैं, ग्रास रूट्स का काम कर रहे हैं, सड़क के लोगों का काम कर रहे हैं, झोपड़पट्टी वासियों का काम कर रहे हैं, तो सुरेश चंद्र राजहंस जी ये बताइए, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंक्लूडिंग अडानी, सब लोगों ने MERC में एक प्रस्ताव भेजा था, जो प्रस्ताव तकरीबन स्वीकार हो गया है, प्रेस रिलीज भी आ गया है उसका, कि मुंबई शहर में और बाकी महाराष्ट्र में 37% बिजली के बिल बढ़ने वाले हैं। 37% सर, 37% हाइक। इसके ऊपर कांग्रेस कब सड़क पे आ रही है लोगों की बात सामने रखने के लिए? बिजली के बिल वैसे ही इतने ज्यादा हैं। ये तो लोगों का इशू है ना सर, ये लोगों का विषय है। देखो, आपने देखा होगा कि हम ऑलरेडी सड़क पे ही हैं। लोगों के सवाल लेके हम लोग रोज रास्ते पे हैं। जी हम 2-3 दिन बाद हमारा ये राष्ट्रपति भवन पे भी बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। हम लोगों की इसी सवालों को लेकर, जो सिविक सोसाइटी के इश्यूज है उन लोगों को लेकर हम अलग अलग जगह पे रोज आंदोलन करते हैं। और जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइक हो रही है, इसका सवाल आप हम तो पूछते रहते हैं, लेकिन आप मीडिया को भी शिंदे फडणवीस सरकार को पूछना चाहिए ये सब। ये हमारे अलावा और कोई नहीं बोल रहा है, ये भी बता दें आपको। हम लोगों के इस चैनल के अलावा और कोई नहीं। मैं उसके लिए आप दोनों का और आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज के तारीख में ये जो गोदी मीडिया है ना जी, यो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं रखती है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं प्रदीप कि जी। आप शिंदे फडणवीस सरकार का जो जनहित विरोधी जो निर्णय आ रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजन जी, बीजेपी इज ओनली फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। बोले डेवलपमेंट किया, और हमने देखा कस्बा पेट में इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। बोले आप डेवलपमेंट करो बट वोट जिसको डालो तो MV भापट। ये डेवलपमेंट प्लान, आम आदमी पार्टी ये प्लान लेके सबके घर घर जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं कि हम 200 यूनिट आपको फ्री दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन में महिला को फैसिलिटीज देंगे, हम एजुकेशन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम क्या डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल्स को डेवलप करेंगे और मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे। तो इसको आप चैलेंज, बिकॉज दोनों का एजेंडा बहुत सेम होता है, बहुत कम। और जहां भी हमने देखा है कि मैक्सिमम आम आदमी पार्टी जहां बढ़े हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या आपके पास कुछ प्लान है जो कि आम आदमी पार्टी को कंटेन करे? बिकॉज ऐसे लुभाना लोगों को कि अभी बीजेपी की ये सरकार, जैसे बजाज साहब ने कहा 37% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, और उसी रेट में 0 to 200 यूनिट आम आदमी पार्टी बोल रहे हम फ्री देंगे आपको, और घर घर जाके उनको बोल रहे हैं, उनसे साइन ले रहे हैं कि हम विरोध करेंगे MERC में वगैरह वगैरह। तो आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? बिकॉज द ग्रोथ ऑफ आम आदमी पार्टी विल ऑलवेज पुट कांग्रेस को तकलीफ में डालती है कि कांग्रेस का वोट शेयर गिर जाता है। कैसे आप
आपने उत्तर प्रदेश अभी जो इलेक्शन हुआ वहां पे जी। वहां पे अरविंद केजरीवाल साहब ने ना कोरे कागज पे लिख के दे रहे थे कि यहाँ पे हमारा मुख्यमंत्री बना, मैं इतना ये दे रहा हूँ, इतना ये दे रहा हूँ। तो ये एक जुमलेबाज। और दिल्ली महानगर पालिका में आपने क्या हुआ आपने देखा है, वहां पे भी इसी तरह बहुत सारे इश्यूज उन्होंने लिख के दिए थे। जी। और आपने कहा कि बीजेपी ओनली टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और आपने सही कहा कि बीजेपी केवल डेवलपमेंट के लिए बातें करती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती है। वो केवल बात करते हैं। डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली केवल कांग्रेस पार्टी है। और पिछले 70 साल में पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस ने पिछले 70 साल में जो निर्माण किया वो बेचने का काम बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है। ये भी आपने देखा है। और कस्बा में आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारी ताकत लगाई थी। ये सारे लोग मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम से लेकर सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं एक एक वार्ड में जाके वहां पे तंबू ठोक के बैठे थे। लेकिन लोगों ने उनको ये इसके लिए बिल्कुल सहमति नहीं थी। लोग चाहते थे कि ये लोग डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, समाज में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए वहां पे 28 साल बाद जहां पे उनको बिल्कुल भी लगा नहीं था कि यहाँ पे हमारी हार होगी, लेकिन कांग्रेस को और हमारे नेता नाना भाऊ पटोले जी जो दबंग नेता है, जो लोगों के बीच में जाके काम करना, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि कस्बा की जो जीत ये हमारी शानदार जीत होगी। पहले दिन से बोल रहे थे और वहां पे लोगों ने हमें समर्थन दिया और हम जीत गए। जी। बट हाउ राजन सिंह, आपने ये प्लान नहीं किया कि आम आदमी को कैसे कंटेन करेंगे? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा देखो मुद्दा। देखो 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 मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र में आम आदमी का कोई स्थान नहीं है। ये जैसे आपने बीच में कहा था ना, मतलब इतना अदर राज्यों में भी अलग अलग जगह पे इलेक्शन हुए, वहां पे भी बोल रहे थे कि यहाँ पे आपकी सरकार आई, एक कैंडिडेट नहीं आ पाया। तो उस तरह से मुंबई में आम आदमी पार्टी का कोई आह्वान नहीं है। हाँ, यहाँ पे असली लड़ाई शिंदे फडणवीस और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ही होगी। राइट। और केजरीवाल जी आके उद्धव जी से मिले और सब एक वातावरण सा बन गया, तो इसको कैसे देखते हो? क्या अगर अगर महाविकास आघाड़ी में केजरीवाल जी को भी स्थान मिलेगा? नहीं, ये तो हाईकमान का डिसीजन है बस। राइट। सुरेश चंद्र, राजहंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खुल के बात करने के लिए, सच्चाई से बात करने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। थैंक यू। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। Wonderful. That I think the Congress is being some